डेट है आज 17 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है गुरु रविदास जी, ये रिसेंटली न्यूज में है। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रविदास जी को गुरु रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। 15th और 16th सेंचुरी के कवि हैं ये। मिस्टिक, पोइट और सेंट हैं। मिस्टिक का मतलब रहस्यवादी या आध्यात्मिक, पोइट मतलब कवि, सेंट को हिंदी में संत भी बोलते हैं। नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट के कवि हैं ये। नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत में ये कवि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे। ये हैं भाई साहब गुरु रविदास जी। इन्होंने रविदास रिलीजन को एस्टेब्लिश किया, फाउंड किया, स्थापना की। और इन्होंने एक होली बुक लिखी, पवित्र पुस्तक, जिसका नाम है अमृतबानी गुरु रविदास जी। ये बिलोंग करते थे वाराणसी से। वाराणसी में इनका जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये अनटचेबल फैमिली में जन्म लेते हैं। लेदर वर्किंग क्लास है जो चमार कास्ट, उसमें इनका जन्म होता है। ये फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप क्या करते थे और उसी को वैल्यू दिया करते थे। फॉर्मलेस का मतलब है निर्गुण भक्ति के ये कवि थे और गुरु थे। निर्गुण भक्ति यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। फॉर्मलेस मतलब निराकार गॉड की ये भक्ति क्या करते थे। कबीर के साथ साथ ये गुरु रविदास जी ये भगत रामानंद थे जो उनके डिसिपल थे, ये उनके शिष्य थे। भगत रामानंद के शिष्य थे ये डिसिपल, कबीर और रविदास जी। इनके जो 41 वर्सेज हैं, वर्सेज का मतलब है इनके जो लिखे गए दोहे वगैरह या हिम्न वगैरह भक्त रविदास जी के, सिख धर्म की जो रिलीजियस बुक है आदि ग्रंथ, उसमें भी लिखे गए हैं, उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड किए गए हैं आदि ग्रंथ में। देखो गुरु अर्जन देव थे जो 5th गुरु सिख धर्म में, गुरु अर्जन देव, उन्होंने ये आदि ग्रंथ लिखा था। आदि ग्रंथ को बाद में क्या हुआ था, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या है, गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे ये सिख धर्म के, इनके कुछ हिम्न वगैरह इसमें ऐड कर दिए आदि ग्रंथ में। ये पुस्तक है, पुस्तक आदि ग्रंथ में ऐड कर दी और इसका नाम चेंज कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जी, और इसे आदि ग्रंथ, ग्रंथ या साहिब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी, इतने नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो होली पुस्तक है, रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक है सिख धर्म की, उसमें भी इनके वर्सेस रविदास जी के दोहे वगैरह लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम है जो हिंदू धर्म में, और कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम, इसके ये विरोध में थे, अगेंस्ट में थे। इन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी की इमेजिन किया था। इगैलिटेरियन का मतलब है समाज, समतावादी समाज, जहाँ पे हर एक आदमी, औरत, चाहे किसी धर्म का, कास्ट का हो, किसी क्रीड का, किसी रेस का, नस्ल का हो, सब समान हो। और इन्होंने एक ऐसे लैंड की इमेजिन किया था, कल्पना की थी बेगमपुर की। बेगमपुर का मतलब है लैंड विदाउट सोरो, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें कोई दुख ही ना हो। ये बेगमपुर हिंदी का वर्ड है। बे का मतलब बिना यानी कि विदाउट, गम मतलब सोरो, दुख, और पुर मतलब लैंड। बेगमपुर या बेगमपुरा बोल सकते हो आप। जो इनके डेसिपल थे, जो इनके शिष्य थे, उनको रविदास पंथी के नाम से जाना जाता है। ये एस लगा है, बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म में लिखा है। और जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, देखो शिष्य और फॉलोअर में फ़र्क है। शिष्य जो इनके टाइम पे इनके शिष्य रहे थे, डेसिपल रहे थे, और फॉलोअर जो इनकी टीचिंग है, जो इन्होंने टीचिंग दी है या इन्होंने जो सिखाया है लेसन, उनको ये फॉलो करते हैं, जो उन्हें बोलते हैं फॉलोअर को रविदासिया, और जो शिष्य हैं रविदास पंथी। नेक्स्ट है कि जो इन्होंने एक सहज नाम का ये मेंशन किया था, स्टेट मतलब कि जो राष्ट्र हो वो सहज हो। इसका मतलब है इसमें क्या है, मैनी ट्रूथ का एक जगह यूनियन हो, जितनी भी सच्चाई है सब एक जगह आए, और ऐसे स्टेट की इन्होंने कल्पना की थी, मेंशन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है सीड स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। सीड स्कीम की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। डीएनटी का मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब, डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब भी बोल सकते हो आप, या डी नोटिफाइड ट्राइब। ये क्या है जानेंगे अभी रिसेंटली। ये किसने चलाई है स्कीम, कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन लागू करता है, एक तो ये याद रखना है। देखो यूपीएससी के आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, वो जनरली इस टाइप से पूछता है कि कोई स्कीम लॉन्च किया तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन से मंत्रालय के अंदर, और किसके लिए चलाएगी, और उसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, किसके लिए। तो ये आपको जो चीज़ें हैं मेन ये मेजर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करता है। और किसके लिए स्कीम है ये? डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ के लिए, वेलफेयर के लिए है, उनके कल्याण के लिए, भलाई के लिए। और ये डी नोटिफाइड ट्राइब कौन सी होती हैं, नोमेडिक ट्राइब कौन सी होती हैं, या सेमी नोमेडिक ट्राइब या कम्युनिटी कौन सी होती हैं? ट्राइब मतलब समझते हो आप, अनुसूचित जनजाति में जो आती हैं, कास्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय। डी नोटिफाइड का मतलब ये है, इसकी हिस्ट्री है कुछ समझते हैं थोड़ा। देखो डी नोटिफाइड ट्राइब क्या है? जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश इंडिया था जब, ब्रिटिश इंडिया, तो ये बात है 1871 की। इस टाइम पे अंग्रेजों ने एक एक्ट, कानून पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का मकसद ये था कि कुछ ट्राइब ऐसी हुआ करती थी जिनमें लोग क्या है, क्राइम क्या करते थे, मतलब वो अपराध क्या करते थे, चोरी डकैती या लोगों को मारना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 का, और इसमें पूरी की पूरी एक समुदाय को, कम्युनिटी को, कास्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिमिनल कास्ट है। समझ गए? जैसे ट्राइब हैं, जो जंगलों में ट्राइब रहते हैं, उन पूरी की पूरी जाति को, एक कास्ट को, पूरी जाति जो वहाँ पे रहती है, पूरी कम्युनिटी को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये अपराधी ट्राइब है, इसके सारे लोग अपराधी हैं। यानी कि अंग्रेजों को जो भी जहाँ पे मिलते थे उस कास्ट से, ट्राइब से, समुदाय से, उनको उठा के जेल में डाल देते थे। समझ गए? इसलिए ये एक्ट पास किया कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। लेकिन आज़ादी के बाद भाई साहब ये भारत ने एलिमिनेट कर दिया, रिपील कर दिया, एक्ट को हटा दिया। कब? 1949 में इस एक्ट को हटा दिया। यानी कि देखो, जब ये एक्ट पास किया था तो कुछ ट्राइब को नोटिफाइड कर दिया, प्रमाणित कर दिया, नोटिफाई मतलब प्रमाणित कर दिया कि ये ट्राइब क्रिमिनल है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1949 में, 2 साल बाद, हमारे देश ने इन ट्राइब को, इस एक्ट को रिपील कर दिया, और ये ट्राइब क्या हो गई, पहले नोटिफाइड थी यानी कि क्रिमिनल है, प्रमाणित है, फिर इनको डी नोटिफाइड कर दिया, क्योंकि जब ये हट गया एक्ट तो ये डी नोटिफाइड होगी, यानी कि अप्रमाणित होगी, कि अब इनको क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा सारी कास्ट को। जो भाई साहब क्राइम करता है ऐसा थोड़ी है, जो क्राइम करेगा उसी को माना जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं। सारा कोई भी एक कास्ट, रिलीजन, धर्म के सारे लोग ही क्रिमिनल हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए इस एक्ट को हटा दिया। फिर बाद में एक 1961 के लगभग हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट पास किया था, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। ऑफेंडर का मतलब जो अपराध करता है, ऑफेंस करता है, ऑफेंडर एक्ट। इसमें यह था कि जो आदमी क्या है, बार बार क्राइम कर रहा है, उस आदमी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसके अंदर कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कि उसको आदत है अपराध करने की, क्रिमिनल है, अपराधी है। फिर सारी कास्ट को एक बार डिक्लेयर किया जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, वो हटा दिया था। अब समझ गए डी नोटिफाइड ट्राइब कौन सी है, यानी कि जब ये एक्ट हटाया, इसमें जो ट्राइब थी वो डी नोटिफाइड हो गई, उन ट्राइब को बोलते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब। फिर ये नोमेडिक और सेमी नोमेडिक कम्युनिटी कौन सी है? नोमेडिक वो होती है, हिंदी में बोलते हैं घूमंतु। घूमंतु का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो चलती फिरती रहती हैं, कभी रुकती ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, भेड़ बकरियां गाय बैल वगैरह पालते हैं, उनके साथ साथ जहाँ वो चलते रहते हैं, चराते रहते हैं, उन्हें चलते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर। तो ऐसी ट्राइब को, ऐसी जनजाति को बोलते हैं नोमेडिक ट्राइब। और सेमी नोमेडिक मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए ये रुक जाते हैं एक जगह पे, ज़्यादा नहीं घूमते, इनसे कम घूमते हैं। जो नोमेडिक ट्राइब है इनसे कम घूमते हैं, सेमी नोमेडिक कम्युनिटी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, डी नोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक, सेमी नोमेडिक, इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी प्रीलिम में। आपने देखा भी होगा, अगर आपने 5 साल के पेपर एनालाइज किए होंगे ना, तो आपको ये लेक्चर देखने के बाद ये पता चलता होगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको, देखो आपको ये लेक्चर देखने के बाद, कोई भी मेरा लेक्चर देखोगे, कम से कम 1300 से ज़्यादा मैंने वीडियो बना दिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। लेकिन भाई साहब याद तभी रहेगी तब आप बार बार रिवाइज करोगे। अपने नोट्स बनाओ, हर एक पेपर के लिए अलग अलग कॉपी बना लो। GS 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 4 तक के लिए अलग अलग कॉपी बना लो। और देखो GS 4 को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपके प्रीलिम से पहले कोशिश करूंगा, कंप्लीट करूंगा GS 4 को भी पूरा कंप्लीट करूंगा, और उससे अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। तो हर एक कॉपी आप अलग बनाओ और उसमें नोट्स बनाओ, और प्रीलिम्स के लिए स्पेशल जो प्रीलिम्स के टॉपिक होते हैं उनकी भी एक अलग टॉपिक बना लो, उनके अलग नोट्स बना लो। तो उनको बार बार रिवाइज करो, आप बार बार अपने नोट्स बनाओगे, बार बार रिवाइज करोगे, जल्दी याद रहेगा और आपको याद रहेगा, आसानी रहेगी याद करने में भी। देखो ये डी नोटिफाइड जो नोमेडिक या सेमी नोमेडिक ट्राइब है, इनको
बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कमीशन भी बनाया गवर्नमेंट ने 2014 में, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब। ये चेयरमैनशिप थी इसकी, मतलब इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? श्री भिकू राम जी एदेत। इसका बैकग्राउंड समझते हैं कुछ। देखो, डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो ट्राइब है ये मोस्ट नेग्लेक्टेड ट्राइब है हमारे इंडिया में, मतलब जिनको कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, और ये मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित है ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और बहुत ही गरीब कम्युनिटी है ये। और ये अधिकतर क्या है, जंगलों में ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, और डेवलपमेंट वर्क से अभी तक बची हुई है। जैसे अभी इस जूल कास्ट जूल ट्राइब का कुछ डेवलपमेंट हुआ है 70-75 सालों में आज़ादी के बाद, इनका अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हिस्टोरिकली ये कम्युनिटी है जो, इनके पास ना तो कोई प्राइवेट लैंड है, ना ही इनके पास कोई घर है, ना तो इनके पास कोई ज़मीन होती है, ना ही कोई घर होता है। ये ट्राइब जंगलों में और किसी भी लैंड पे, भूमि में, जंगलों पे पशु वगैरह चराती रहती है, और फॉरेस्ट ही इनकी लाइवलीहुड है। रेजिडेंशियल यूज भी इनका फॉरेस्ट ही है, जंगलों में ही रहते हैं, वही इनका खाना पीना, उन्हीं से जो फल फ्रूट मिलते हैं उन्हीं को खाते पीते हैं। मैनी ऑफ देम ये डिपेंडेंट रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे ही, जो अगर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में जैसे ही चेंज होता है तो इनकी लाइवलीहुड भी अफेक्ट होती है। मान लो कहीं पे साइक्लोन आ गया, पेड़ वेड़ उखड़ गए जिनसे ये फल फ्रूट खाते हैं, या मान लो जंगली जानवर मार के उनका मांस खाते हैं, तो अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो इनके जीवन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये भाई साहब मान लो साइक्लोन आ गया, बहुत तेज बारिश होगी, फ्लड आ गई, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वो वहाँ पे पानी भर गया जंगलों में, और पेड़ वेड़ टूट गए, फल टूट गए, तो फिर ये इनका खाना भी भाई साहब कहाँ से मिलेगा? तो मेनली इन पे ही डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे ही। जो ये स्कीम है, सीड स्कीम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीड स्कीम, इसके 4 कंपोनेंट हैं। 4 कंपोनेंट क्या हैं? पहला तो इसमें जो ये डी नोटिफाइड ट्राइब है ना, डीएनटी बोलेंगे हम, डीएनटी, एनटी, एसएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब, नोटिफाइड ट्राइब और सेमी नोमैडिक ट्राइब या नोमैडिक ट्राइब। जो नोमैडिक ये ट्राइब है, डीएनटी, एनटी, एसएनटी, इसके जितने भी कैंडिडेट हैं इनको क्या है, फ्री में गवर्नमेंट कोचिंग प्रोवाइड करेगी गुड क्वालिटी की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे भाई साहब आईएएस के एग्जाम के लिए, यूपीएससी जैसे आप तैयारी कर रहे हो, या एसएससी एग्जाम के लिए, या किसी पीसीएस एग्जाम के लिए स्टेट के, तो ये जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आईआईटी के लिए, ये फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इनको, ताकि इनको भी डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इन कम्युनिटीज़ को। हेल्थ इंश्योरेंस जो चला रखी है ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इनकी लाइवलीहुड को फैसिलिटेट किया जाएगा इन कम्युनिटी को, और इनके लिए स्मॉल क्लस्टर बनाए जाएंगे इन कम्युनिटीज़ के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये अपने लिए घर बना सके, हाउस बना सके। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया विल होल्ड द प्रेजिडेंसी ऑफ G20। देखो G20 की जो प्रेजिडेंसी है वो साल दर साल एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे रोटेट होती रहती है। G20 के जितने मेंबर हैं, देखो 19 इसके कंट्रीज हैं, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेजिडेंसी रहेगी। इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा G20 का, क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा इस साल 1 दिसंबर से लेकर अगले साल 30 नवंबर 2023 तक। G20 का समिट होगा ना जब इस साल, तो तब से लेगा, और अगले साल का जब समिट होगा उस समिट तक, जब कल्मिनेट का मतलब है जब समाप्त होगा ये पीरियड, तो तब अगले साल का समिट होगा। समिट का मतलब मीटिंग होगी, तब तक रहेगी इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में। ये जो G20 ये क्या है, देखो इसके लिए अलग से पॉलिटी के प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो, या अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो उसमें पड़ा होगा इसका लेक्चर, वो देख सकते हो। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। G20 एक ग्रुप है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, मतलब 20 कंट्री बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, 20 कंट्री का एक ग्रुप है। 19 कंट्रीज आती हैं देश, और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन आपको पता है, यूरोप में जो कंट्री आती हैं ये, इसके 27 मेंबर हैं लगभग। इसके यूरोपियन यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो इसके मेंबर हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन को एक ही मानते हैं। 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 + 1 = 20। अब ये 19 कंट्रीज थे, ये कौन से ये भी जानेंगे। ये बनाई गई थी 1999 में, 1999 में बनाई गई थी ये संस्था, ऑर्गेनाइजेशन G20, और इसका मेन मकसद था इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, यानी कि आर्थिक सहयोग बढ़ाना है एक दूसरी कंट्री के बीच में, और ट्रेड व्यापार बढ़ाना है।
ये जब बनाया गया था 1999 में, 1999 में, तो इसका हेडक्वार्टर अभी तक भी कहीं पे एस्टेब्लिश नहीं किया है, यानी कि G20 का हेडक्वार्टर कहीं पे नहीं होता, मुख्यालय। और जब भी जिस भी देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है उसी देश में इसका सबमिट करा दिया जाता है जनरली। सबमिट का मतलब मीटिंग करा दी जाती है। ये 19 कंट्री कौन से हैं इसके, ये जान लेते हैं। देखो मैप से याद करोगे तो जल्दी याद होगा आपको। ये 3 कंट्री तो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, नॉर्थ ये USA, अमेरिका, मैक्सिको, 3 हो गई। 2 कंट्री साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, 5 हो गई। 4 कंट्री यूरोप में, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली, कितनी होगी, 5 4 9। 1 अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, 10 हो गई। 2 वेस्ट एशिया में, सऊदी अरबिया और तुर्की, कितनी होगी, 12। 3 ये हैं रसिया, चाइना, इंडिया, कितनी होगी, 15। 1 ये जापान और साउथ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया, ये कितनी होगी, 17 17। और 2 ये हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, 19 हो गई पूरी, और प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। तो ये 19 कंट्रीज और प्लस ये हैं। मैं इन्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब, 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो UPSC ने पूछा था इसके मेंबर के बारे में, इसके कौन कौन से मेंबर है। 4 मेंबर दे दिए थे, ABCD करके जो ऑप्शन आते हैं। A में 4 मेंबर ग्रुप दिए थे, B में 4, C में 4 और D में 4। और पूछा था आपसे कौन 4 देश इसके मेंबर हैं G20 के, समझ रहे हो। तो इसलिए जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है और जिनका इंडिया मेंबर है, उनके मेंबर सारे सदस्य आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी मॉब लिंचिंग बिल। देखो इसके लिए भी स्पेशल लेक्चर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हम इसे ना 200 की स्पीड में चलेंगे, 200 की स्पीड में मतलब बहुत जल्दी से कवर करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 4 स्टेट ने बिल पास किया अपनी असेंबली में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अपनी परमिशन नहीं दी है। ये इंडियन पीनल कोड में लिंचिंग आता है, डिफाइन किया गया है क्राइम की तरह या नहीं, ये एक तो यूनियन गवर्नमेंट को इसका व्यू लेना है, फैसला लेना है। क्योंकि लिंचिंग क्या है ना, इंडियन पीनल कोड बना हुआ है 1860 का, ये भाई साहब एक्ट कानून बना हुआ है अंग्रेजों के जमानों का, इसे इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, IPC। तो इसमें लिंचिंग को कहीं पे भी क्राइम डिफाइन नहीं किया हुआ है। लिंचिंग क्या है, मॉब, भीड़ द्वारा, मॉब मतलब भीड़, लोगों की भीड़, मॉब लिंचिंग बोलते हैं या लिंचिंग, लोगों की भीड़ द्वारा किसी की हत्या करना ही उसे बोलते हैं लिंचिंग, या हत्या के लिए भड़काना। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे हम। 4 स्टेट जिन्होंने बिल पास किया एंटी लिंचिंग के लिए, एंटी मॉब लिंचिंग के लिए, यानी कि जो एंटी मॉब लिंचिंग होती है इसको रोकने के लिए, वो स्टेट हैं झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। ये बिल डिले हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं, 2019 में देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया कि ये बिल रिसीव किए हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा। क्योंकि देखो जब स्टेट का लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, वो पास करके गवर्नर के पास भेजती है, और गवर्नर के पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो किसी बिल को अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से या कंकरेंट लिस्ट में आता है तो ऐसे सब्जेक्ट को वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए। तो गवर्नर ने भेज दिए प्रेसिडेंट के पास। और कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके आर्टिकल के अंदर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व कर सकते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये 200 के अराउंड है। अरे यार मैं बता ही देता हूँ, 200 ये आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिर प्रेसिडेंट को देखो किस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी तब प्रेसिडेंट इनको परमिशन देंगे। तो अभी तक ये परमिशन दी नहीं है इन बिल के लिए। तो ये मिनिस्ट्री जो होती है, होम मिनिस्ट्री के पास जब ये आए, मिनिस्ट्री 3 ग्राउंड पे एग्जामिन करेगी स्टेट लेजिस्लेशन को। लेजिस्लेशन मतलब जो कानून ये बनाए हैं, बिल पास किए हैं स्टेट लेजिस्लेचर ने, इनको देखेगी 3 ग्राउंड पे। पहला तो रिपग्नेंसी विद सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ के साथ ये कंप्लाई करते हैं या नहीं करते। डेविएशन फ्रॉम नेशनल एंड सेंट्रल पॉलिसी, नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी से कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैलिडिटी, ये 3 ग्राउंड पे देखेगी। रिसेंट मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट कौन कौन से हुए, घटना देखो। अभी रिसेंट एग्जांपल है दिसंबर 2021 का। एक आदमी को पंजाब में अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है वहाँ पे सिख संगत मतलब सिख के डिवोटी भक्त हैं जो सिख कम्युनिटी के, सिख धर्म के, श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल जिसे बोलते हैं अमृतसर में, वहाँ पे आदमी को मार दिया था। क्यों मार दिया था, क्या आरोप लगाया था, इसलिए मार दिया था
इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को, जो होली पुस्तक है सिख धर्म की, इसका अपमान किया था, डिसरेस्पेक्ट किया था, इसलिए मार दिया भाई साहब। 2021 की असम में एक घटना है, 23 साल के एक स्टूडेंट लीडर को मार दिया था भीड़ ने। 2021 अक्टूबर की एक घटना है, यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था ना, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे एक आदमी के हाथ पैर काट दिए। और आरोप क्या लगाया था? यही आरोप लगाया था क्योंकि ये सिख धर्म के एक संगत है, डिवोटी, उन्होंने ही काटे थे। और ये सेम आरोप लगाया था कि अपमान किया है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। 2021 अगस्त की एक घटना है, एक बेंगल सेलर था, चूड़ी बेचने वाला भाई साहब एक आदमी था इंदौर में, उसको भीड़ ने मार दिया था। आरोप था इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। एक 2021 मई में एक 25 साल के युवक को मार दिया गुरुग्राम में, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, उसमें मार दिया था। वो मेडिसिन खरीदने गया था, बाहर दवाई खरीदने गया था। अब ये लिंचिंग का मतलब क्या होता है, या मॉब लिंचिंग? देखो, भीड़ द्वारा आदमी को मारना, ऐसा एक्ट, ऐसा कोई भी काम या सीरीज ऑफ एक्ट जिसमें वॉयलेंस हो, हिंसा हो, या वो वॉयलेंस को इंक्रीज करता हो या प्लान करता हो वॉयलेंस करने की, किसी भीड़ द्वारा, मॉब द्वारा ये घटना की जा रही है। किसके बेस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस नस्ल के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, सेक्स नर नारी मेल फीमेल के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के स्थान के आधार पे, लैंग्वेज भाषा के आधार पे, डाइटरी प्रैक्टिसेस खाने पीने की भेदभाव के आधार पे कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब ये जेंडर इसका ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी कम्युनिटी का, इसके आधार पे, या पॉलिटिकल एफिलिएशन पे कि ये दूसरी पार्टी को फॉलो करता है, मैं दूसरी पार्टी को फॉलो करता हूँ, इसके आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, कोई अपनी रिचुअल वगैरह प्रैक्टिस करता है उसके आधार पे, कोई भी रिलेटेड ग्राउंड ऐसा हो, इस आधार पे किसी आदमी की लिंचिंग कर देना, मौत कर देना, डेथ कर देना, मार देना, मर्डर कर देना, इसी को बोलते हैं लिंचिंग या मॉब लिंचिंग। ये केसेस कैसे हैंडल किए जाते हैं? देखो, हमारे इंडिया में कोई सेपरेट डेफिनेशन तो है नहीं, ना ही कोई कानून है इसका, इस इंसिडेंट के लिए। लेकिन आईपीसी में 2 धाराएं, सेक्शन 300 और 302, दफ़ा 302 बोलते हैं हिंदी में। ये भाई साहब मर्डर के लिए ही है। कोई आदमी मर्डर करता है तो ये मर्डर ही तो है एक तरह से, भाई साहब मर्डर ही तो है। मर्डर कर दिया तो मर्डर के लिए डेथ पनिशमेंट है, यानी कि फांसी की सजा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास है, और उसको फाइन भी देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। तो ये ऑफेंस है जो मर्डर के, ये कॉग्निजेबल होते हैं इस आर्टिकल सेक्शन के अंदर, आर्टिकल नहीं सेक्शन के अंदर, सेक्शन 302 के अंदर, 302 के अंदर, 302 के अंदर जो आता है मर्डर का, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब है, देखो भाई साहब, जब किसी आदमी को पुलिस पकड़ने जाती है ना, तो उसे अरेस्ट वारंट चाहिए होता है, और अरेस्ट वारंट डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उससे लेना होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये अरेस्ट वारंट के बिना किसी को अरेस्ट करने की आज़ादी हो पुलिस की, उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा अपराध जिसमें अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत है उसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा डीएम को, तभी वो किसी आदमी को अरेस्ट कर सकती है पुलिस। लेकिन ये मर्डर वाले होते हैं, किसी पे मर्डर का आरोप है तो वो कॉग्निजेबल है, पुलिस जाके अरेस्ट कर सकती है बिना डीएम के अरेस्ट वारंट लिए हुए। नॉन बेलेबल भी होते हैं, बेलेबल मतलब जमानत, इसमें जमानत नहीं मिलती है जब मर्डर का केस लगता है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है एक बार केस दर्ज हो गया किसी के खिलाफ मर्डर का, फिर वो वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं है कंप्रोमाइज़ कर ले, कोई बात नहीं भाई साहब, इसने हमें पैसे दे दिए, हम केस वापस लेते हैं, ये केस फिर वापस नहीं लिया जा सकता अगर 302 के अंदर रजिस्टर है तो। नॉन कंपाउंडेबल है, और कंपाउंडेबल होता है जिससे वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं लिंचिंग के रिगार्डिंग। लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो ये सेपरेट ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक अलग से अपराध, और इसके लिए मैक्सिमम सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे सेंटेंस का वही ये स्पेलिंग है जो वाक्य की स्पेलिंग होती है ना, वाक्य बोलते हैं हिंदी में, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, पनिशमेंट। मैक्सिमम सेंटेंस होनी चाहिए इसके लिए कोई मॉब लिंचिंग करे, ताकि स्टन एग्जाम्पल सेट किया जा सके, यानी कि ऐसा उदाहरण पेश किया जा सके लोगों में कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करेगा उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेट करने देना चाहिए, स्पेशल वो देखे ऐसे इंसिडेंट जो मॉब लिंचिंग के हों, वायलेंस के हों। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन, विलेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पे लिंचिंग के केस ज़्यादा आते हैं, ऐसे वायलेंस के केस ज़्यादा आते हैं। एक नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करना चाहिए जिसको डायरेक्टली डीजीपी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए लिंचिंग का, वायलेंस का। एवरी पुलिस ऑफिसर है जो वो
कोई भी केस ऐसा है मॉब लिंचिंग का, उसे जल्दी से ये जाना चाहिए वहाँ पे और वायलेंस को डिस्पर्स करना चाहिए। जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है उसको डिस्पर्स करना चाहिए, नहीं भीड़ को वहाँ से हटाना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी रेडियो, टेलीविज़न, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मीडिया, इन पे ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, इसको लोगों को बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए कि अगर कोई मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसके बुरे कंसिक्वेंस हो सकते हैं, सीरियस कंसिक्वेंसेस, बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसके बावजूद स्टेट पुलिस है जो, उसे क्या है, जैसे ही ऐसे इंसिडेंट दिखते हैं कहीं पे मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस हो रही है तो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली उनकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लॉज एंड एफआईआर। स्टेट गवर्नमेंट को एक मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस के लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनानी चाहिए। विक्टिम कंपनसेशन का मतलब है जो दोषी है, मतलब दोषी नहीं, जो विक्टिम है, शिकार है, पीड़ित व्यक्ति है, जिसको लिंच किया गया, जिसको मारने की कोशिश की गई है, उसके मुआवजे के लिए एक स्कीम बनानी चाहिए सेक्शन 357A के अंदर। ये सीआरपीसी में सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अगर अपनी ड्यूटी को फेल हो जाता है परफॉर्म करने से, तो माना जाएगा कि वो डेलिबरेटली नेग्लिजेंस कर रहा है, कि वो जानबूझकर लापरवाही किया उसने ऐसे केस को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ द आवर, क्या है अब जरूरत क्या करने की। देखो हर एक टाइम, चाहे ऑनर किलिंग का केस हो, ऑनर किलिंग आप जानते हो, इज्जत को बचाने के लिए अपने बेटा बेटी को ही मार देते हैं। हेट क्राइम, हेट क्राइम का मतलब है, हेट क्राइम समझ रहे हो, घृणा, घृणित अपराध। विच हंटिंग, विच हंटिंग का मतलब, विच का मतलब चुड़ैल, या ऐसी औरत जिसपे ये आरोप लगा देते हैं कि इसमें कुछ चुड़ैल घुस गई और उसे मार देते हैं, विच हंटिंग कर लेते हैं। या मॉब लिंचिंग, ये केस भाई साहब स्पेशल लेजिस्लेशन की डिमांड करते हैं इन क्राइम से डील करने के लिए, तो इनके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन होना चाहिए। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून, स्पेशल कानून होना चाहिए। और ये क्राइम देखो वैसे मर्डर ही हैं एक तरह से, तो मर्डर के लिए ऑलरेडी हमारे देश में कानून बने हुए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सफिशिएंट कानून बने हुए हैं। बस ज़रूरत है तो क्या है, ये गाइडलाइंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक पुणे वाला केस में। इन गाइडलाइंस के साथ और जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, इनके इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है कि इन्हें सही से लागू किया जाए, सही से लागू किया जाए एग्जिस्टिंग लॉज को। और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो लागू करने वाली एजेंसी है, जैसे पुलिस हो गई या कोई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना ड्यूटी सही से निभाएं और इन्हें कानून को लागू करें। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने इंडिया के ऊपर कमेंट किया। इंडिया में जो चल रहा है ना हिजाब केस का, हिजाब केस जो चल रहा है इसके ऊपर किया, और इसने कंसर्न जताई, कुछ परेशानी जताई इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संस्था ने, ओआईसी ने। इसने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स पे अटैक किया जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलके नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए मुस्लिम पे अटैक को रोकने के लिए। लेकिन इंडिया ने इसकी निंदा की है, जो ये स्टेटमेंट दिया, मिसलीडिंग स्टेटमेंट ओआईसी ने। इशू क्या है, इशू यही है, देखो भाई साहब, जो हिजाब का केस चल रहा है उसके ऊपर ओआईसी ने ये कहा है कि हिंदुत्व प्रोपोनेंट, हरिद्वार में भी, उत्तराखंड में हिंदुत्व प्रोपोनेंट ने कुछ मुस्लिम्स वगैरह की जीनोसाइड की है, वहाँ पे लोगों को मारा है धर्म के आधार पे। मुस्लिम वूमन के ऊपर ये हैरासमेंट किया जा रहा है, सताया जा रहा है उनको, ऐसे इंसिडेंट आए हैं। और रिसेंटली जो मुस्लिम गर्ल को बैन किया जा रहा है हिजाब पहनने से, और कॉलेजों में नहीं घुसने दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कर्नाटक में, ये क्या है, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं इंडिया में, ऐसा ओआईसी ने कंसर्न जताई है, परेशानी जताई है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है, इंडिया ने क्या जवाब दिया ओआईसी को। इंडिया ने एक तो निंदा की है कि भाई साहब आप होते कौन हो, इंडिया का इंटरनल मामला है, तो आप इंटरनल मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ये इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से इंडिया इसको रिजॉल्व करेगा, अपने संविधान के हिसाब से, जो हमारे संविधान है या डेमोक्रेटिक ईथोज हैं, हमारी पॉलिटी है, लॉ कानून बने हुए, उनके हिसाब से हम हैंडल करेंगे। इंडिया ने ये कहा है। कंसर्न किस रिमार्क पे दिए, देखो फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ओआईसी ने ये कंसर्न जताई है और इंटरनल मैटर पे, इंडिया के इंटरनल मैटर पे कमेंट किया है। जो इंडिया का आंतरिक मामला है इस पर पहली बार नहीं किया ओआईसी ने, पहले भी किया। इससे पहले जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था ना, तब भी ओआईसी ने कमेंट किया था कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया 370 आर्टिकल, कि इसे दोबारा से इंडिया को रिवर्स करना चाहिए, दोबारा से लाना चाहिए, ऐसा बोला था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th मीटिंग हो रही थी, उसमें बोला था ओआईसी ने। तो ये ओआईसी है क्या, ओआईसी देखो डिटेल में जानना तो स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
ये 1969 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 57 मेंबर स्टेट हैं, इसके सदस्य हैं। ये यूनाइटेड नेशन के बाद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड लार्जेस्ट नंबर की है, सबसे दूसरी बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन के बाद। ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस को प्रमोट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए ये काम करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए काम करती है और इंटरनेशनल पीस और हार्मनी को प्रमोट करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति रहे, मधुर संबंध रहे एक दूसरी कंट्री के बीच में, इसको प्रमोट करती है OIC। इसका परमानेंट जो डेलीगेशन है एक यूनाइटेड नेशन में भी है और यूरोपियन यूनियन में भी है। परमानेंट डेलीगेशन का मतलब है OIC को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इसका अधिकारी यूनाइटेड नेशन में भी है और यूरोपियन यूनियन में भी है, जो इसकी बात रखता है OIC की यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसका? सेक्रेटेरिएट मतलब मुख्यालय, हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जेदा नाम के जगह पे है। इसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है? देखो इंडिया के लिए इसलिए क्योंकि OIC की इकोनॉमिक और एनर्जी इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया इनके जो मेंबर है ना OIC के, इनसे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल वगैरह मंगाता है। और इंडिया के देखो इंडिविजुअली देखें हम, इंडिविजुअली मेंबर से भी इनके अच्छे रिलेशन है। जैसे UAE से अच्छे रिलेशन है इंडिया के, सऊदी अरेबिया से रिलेशन अच्छे हैं और रिसेंट पीरियड में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। और कुछ नेशन तो इंडिया के नेबर ही हैं, पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, ये इंडिया के क्लोज नेबर हैं, पड़ोसी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डिड द गवर्नमेंट बैन मोर चाइना लिंक्ड एप्स। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया ने अभी रिसेंटली चाइना की कुछ ऐप बैन कर दी, प्रतिबंध लगा दिया, और इससे पहले भी लगाया था, आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको, हमने भी पढ़ा था जब ये कोविड-19 आया था 2020 के लगभग, उस टाइम पे ही ये बैन लगाया था। और अब और भी ज़्यादा ऐप को बैन कर दिया, 54 नई ऐप को बैन कर दिया। चाइना की जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जो आप चलाते हो, जैसे पहले PUBG हुआ करता था, उसको बैन कर दिया PUBG को। और आपने सुना होगा एक वो है ना, एक ऐप था जिसपे वीडियो वगैरह बनाते थे, टिकटॉक नाम का, टिकटॉक नाम का भी चाइना का ऐप था, वो भी बैन कर दिया। और बहुत सारी ऐप बैन कर दी, अभी 54 से ज़्यादा ऐप बैन कर दी चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। बैन क्यों कर दी? नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए बैन कर दी। पूरी डिटेल में देखेंगे क्यों बैन किए, ये बस एक वर्ड के लिए आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार बनाते हुए बैन कर दी। प्रोविजन कौन सी है जिसको यूज करके ये बैन किए हैं? देखो एक एक्ट बना हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, इसमें सेक्शन 69 है, इसका यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। कोई भी ऐसी ऐप है उसको बैन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। पहले भी देखो, पिछले पास्ट में देखें हम, 300 से ज़्यादा ऐप बैन कर दी थी IT मिनिस्ट्री ने चाइना की। रीजन क्या बताया था? रीजन यही बताया था कि हमारी नेशनल सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। सॉवरेंटी मतलब आपको पता है क्या है? प्रभुसत्ता। इंटीग्रिटी अखंडता, डिफेंस हमारे सुरक्षा के अगेंस्ट है और हमारी जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा के अगेंस्ट है, इनसे पब्लिक ऑर्डर के भी अगेंस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट ने क्यों नेसेसरी बताया और गवर्नमेंट ने क्या क्या आर्गूमेंट दी? गवर्नमेंट ने ये आर्गूमेंट दी कि भाई साहब देखो, जो ये ऐप है ना, एंड्रॉयड या iOS ऐप है, iOS देखो जैसे एंड्रॉयड है ना ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल वगैरह में, ये iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो एप्पल के मोबाइल होते हैं ना, एप्पल कंपनी के आईफोन वगैरह, उनमें OIS ये एक एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड की तरह है आपका, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है जितना भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में चल रहा है ना, ये ऐप वगैरह जो भी डाउनलोड करते हो, इंटरनल मामला जो चल रहा है, ये इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में भी होता है, जो विंडो होती है, विंडो इंस्टॉल करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, ऐसे एप्पल वाले फ़ोन में iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बाकी के जो मोबाइल है ना जितने, उनमें एंड्रॉयड होता है। समझ गए? तो ये एंड्रॉयड या iOS प्लेटफॉर्म से जो भी मोबाइल ऐप डाउनलोड की जाती हैं, तो ये मोबाइल ऐप हैं जो इनका जो डेटा है, यूजर का डेटा, जैसे मान लो मैंने कोई ऐप डाउनलोड की व्हाट्सअप की, अब व्हाट्सअप किसका भाई साहब? व्हाट्सअप तो चलो ये फेसबुक की कंपनी है, व्हाट्सअप फेसबुक ने खरीद रखा और ये अमेरिका की है। मान लो कोई चाइना की ऐप है, जैसे पहले एक स्कैनर नाम की ऐप आती थी, स्कैनर, या मैंने टिकटॉक डाउनलोड कर लिया, पहले टिकटॉक होता था अब तो है नहीं, टिकटॉक डाउनलोड कर लिया। टिकटॉक पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा, जब अपना मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, डेटा भी, एड्रेस वेड्रेस सब, ईमेल आईडी देने के बाद तब टिकटॉक चला पाता हूँ। तो टिकटॉक में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और टिकटॉक किसका है? चाइना का। चाइना के पास सर्वर होगा, चाइना का सर्वर चाइना में, और ये सारा डेटा कहाँ रखेगा? इंडिया से बाहर।
इंडिया से आउटसाइड इंडिया लोकेशन बाहर सारा डेटा स्टोर करके रखेगा। अब ये यूजर का डेटा यूज कर सकता है, स्टील कर सकता है, चुरा सकता है। एक तो कहना यह है इंडिया का, ये डेटा यूज किया जा सकता है चाइना की कंपनीज के द्वारा या किसी और गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया या सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, इंडिया के लोगों को टारगेट कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सेंटर आता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साइबर क्राइम से निपटने के लिए सेंटर काम करता है। इसने भी ये कहा है कि ये रिकमेंडेशन दी है कि ये मेलिशियस ऐप हैं कुछ, इन ऐप को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो इंडिया ने ब्लॉक कर दिया सेक्शन 69A को यूज करके, जो IT एक्ट का 2000 का ये एक्ट बना हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी वेबसाइट या कंप्यूटर रिसोर्सेज या किसी को भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया के डिफेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंडिया के डिफेंस के इंटरेस्ट में हो, या सॉवरेंटी इंटीग्रिटी को जब खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इसमें कोई नुकसान हो, पब्लिक ऑर्डर में हो, या कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए इंसाइटमेंट कर रहा है लोगों को, या कमीशन कर रहा है, या कोई अपराध कर रहा है, या अपराध करने के लिए किसी को इंसाइटमेंट कर रहा है, भड़का रहा है लोगों को, इसके आधार पे किसी भी ऐसी वेबसाइट वगैरह या कंप्यूटर रिसोर्सेज को बैन कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जितने भी आधार है ना, आपको याद होने चाहिए किस किस आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैन लगा सकता है। सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट, कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये सेम है ना, जो सेम ऐसे ही कुछ आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में भी है, सेम ग्राउंड लगभग। तो ये आपको याद होने चाहिए भाई साहब, लिखने में बहुत काम आते हैं, और प्रीलिम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से हैं कौन से नहीं है, जिसके आधार पर लगाया जा सकता है बैन। इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके, जब गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दी है बैन, चाइना की ऐप बैन कर दी, प्रतिबंध लगा दिया। देखो 100 से ज़्यादा ये चाइनीज ऐप बैन कर दिए, मोबाइल एप्लीकेशन। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट ये डील करती थी इनमें, टेक्नोलॉजी वगैरह में डील करती थी, तो इस जियोपॉलिटिकल इश्यू के लिए डेंजरस हो सकता है ये। चाइना का कहना क्या है, चाइना का रिस्पॉन्स ये है, देखो ये जो इंडिया ने बैन लगाया है, WTO के जो रूल्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, उनका ये वायलेशन हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि चाइना की ऐप को ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जा रहा है, किसी और किसी गवर्नमेंट की ऐप को बैन नहीं किया जा रहा। तो ये WTO के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, और ना ही फेयर है ये चाइना का कहना है। तो आज के टॉपिक यही थे भाई साहब, आज बहुत लंबा लेक्चर हो गया।